हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्च मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को ऑलरेडी हम 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उन सर्कुलर्स के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा। आप चाहे ना तो इस लेक्चर को ऐसे अटेंड कर सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, फिर आपने पॉज कर लिया। पॉज करके आपका जो आंसर होगा, आप वो अपना आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद फिर आप प्ले करके आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, सही है कि गलत है। तो इस तरीके से भी आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जिन सर्कुलर्स को हमने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अब मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत जो इंडियन एजेंट्स हैं वो क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके अब मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के अंदर जो इंडियन एजेंट्स हैं उसके द्वारा क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा। ऑप्शन ए XBRL साइट, ऑप्शन बी CIMS पोर्टल, ऑप्शन सी टिन 2.0, ऑप्शन डी आइस गेट। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी CIMS पोर्टल। ध्यान दीजिएगा कि CIMS पोर्टल के पहले XBRL पोर्टल के ऊपर MTSS के तहत जो इंडियन एजेंट्स आता है उसके द्वारा क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाता था। ठीक है, अब MTSS के तहत होता क्या है, MTSS के तहत भारत के बाहर से दूसरे देश से भारत के अंदर पैसा भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के अंदर पैसा भेजा जाता है इंडियन एजेंट्स को। ऑथराइज्ड बैंक है, ऑथराइज्ड एंटिटी है, भारत सरकार का पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो वो सब ना इंडियन एजेंट्स के तौर पे काम करता है। और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होता है भारत के अंदर जिसके लिए पैसा भेजा जाता है भारत के बाहर से, तो उसको इंडियन एजेंट्स ना डिसबर्स करने का काम करता है पैसा। तो अभी तक क्या होता था, इंडियन एजेंट्स के द्वारा जो भी रेमिटेंसेस रिसीव किया जाता था MTSS के थ्रू डिसबर्स करने के लिए, तो उसको लेकर के ना इंडियन एजेंट्स को एक क्वार्टरली स्टेटमेंट हर 3 महीने में एक स्टेटमेंट सबमिट करना होता था। तो अभी तक ये स्टेटमेंट ना XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि रिजर्व बैंक का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस काफी एडवांस्ड, काफी मॉडर्न डेटा वेयरहाउस लॉन्च हो गया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो अब वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है ना वो अब इस पर्टिकुलर CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा, ना कि XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे कब से इंडियन एजेंट्स के द्वारा CIMS पोर्टल के ऊपर जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो सबमिट किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मार्च 2024 में क्वार्टर खत्म हो रहा है, जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर है, मार्च 2024 में जो क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो इस क्वार्टर से ना इंडियन एजेंट्स के द्वारा CIMS पोर्टल के ऊपर क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब से यहाँ पे जो स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा CIMS पोर्टल के ऊपर, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब से किया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत इनमें से कौन सा इनवर्ड रेमिटेंस अलाउड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए रेमिटेंस टुवर्ड्स परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए भारत के अंदर पैसा भेजना। ऑप्शन बी डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर, उसको डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा भेजना। ऑप्शन सी रेमिटेंसेस फेवरिंग फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, भारत के अंदर फॉरेन टूरिस्ट विजिट करने आए हैं उसको पैसा भेजना। ऑप्शन डी ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंसेस। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत इनमें से कौन सा इनवर्ड रेमिटेंस अलाउड है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेमिटेंसेस फेवरिंग फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। कोई
फॉरेन टूरिस्ट है, भारत घूमने के लिए आया, उसका पैसा खत्म हो गया, तो फॉरेन टूरिस्ट का जो भी फैमिली है, फ्रेंड है, वो एमटीएसएस के तहत भारत के अंदर पैसा भेज सकता है भारत के बाहर से, ठीक है। एमटीएसएस के तहत ना सिर्फ और सिर्फ इनवर्ट पर्सनल रेमिटेंसेस अलाउड है, जैसे कि फैमिली मेंटेनेंस, कोई व्यक्ति है वो भारत के बाहर रह रहा है, जॉब कर रहा है, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली भारत के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपने फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एमटीएसएस के थ्रू भारत के अंदर पैसा भेज सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला आपको, फॉरेन टूरिस्ट है, भारत के अंदर विजिट करने आया है, तो उसके फैमिली और फ्रेंड्स एमटीएसएस के थ्रू भारत के अंदर पैसा भेज सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इनवर्ट पर्सनल रेमिटेंसेस ही अलाउड होता है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत। जो भी हमने एग्जांपल देखा था, डोनेशन, ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंसेस, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए पैसा भेजना, तो वो सब एमटीएसएस के तहत अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, रेमिटेंसेस फेवरिंग फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत एक बार में मैक्सिमम कितना पैसा भारत के अंदर भेजा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए 2000 यूएस डॉलर, ऑप्शन बी 2500 यूएस डॉलर, ऑप्शन सी 3000 यूएस डॉलर, ऑप्शन डी 5000 यूएस डॉलर। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2500 यूएस डॉलर। एमटीएसएस के तहत एक बार में मैक्सिमम 2500 यूएस डॉलर ही भारत के अंदर भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हमने देख लिया ना कि एक बार में मैक्सिमम कितना अमाउंट भेजा जा सकता है, ठीक है। अब कितने बार एमटीएसएस के तहत भारत के अंदर पैसा भेजा जा सकता है, तो 30 रेमिटेंसेस अलाउड है एक कैलेंडर ईयर के दौरान। कोई सिंगल इंडिविजुअल बेनिफिशियरी भारत के अंदर वो 30 रेमिटेंसेस ही रिसीव कर सकता है एमटीएसएस के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट के ऊपर पर ट्रांजेक्शन जो पैसा भेजा जा सकता है भारत के अंदर, उसके ऊपर कैप लगा हुआ है 2500 यूएस डॉलर। और नंबर ऑफ रेमिटेंसेस का अगर हम बात करें तो एक कैलेंडर ईयर के दौरान मैक्सिमम 30 रेमिटेंसेस ही अलाउड है एमटीएसएस के तहत, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रेमिटेंसेस के बारे में इसीलिए बता दिया क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 तक भारत के अंदर कितना ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है, ठीक है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर अभी 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है। अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, मास्टर कार्ड, हमारा अपना एनपीसीआई का रुपे और वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे ये 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है जो कि हमारे देश के अंदर जो कार्ड इशूअर होता है, जो बैंक है, जो नॉन बैंक है, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू करता है, तो उसके साथ मिल करके ये उसके साथ टाई अप होकर के जो कार्ड है वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर अभी 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स है। ओके, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, मास्टर कार्ड, रुपे और वीजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है ना कि आरबीआई का अभी जो गाइडलाइंस आया था, अरेंजमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क्स फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि जो कार्ड इशूअर होता है वो कार्ड नेटवर्क के साथ मिल करके कार्ड इशू करता है। तो यहाँ पे कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के बीच में जो अरेंजमेंट होता है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, तो उसको लेकर के आरबीआई का जो गाइडलाइंस आया था, तो यहाँ पे उस गाइडलाइन के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके ऑप्शन के ऑप्शन में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस बताया गया है। देखिए जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसमें ये बोला जा रहा है कि कार्ड इशूअर एलिजिबल कस्टमर को जब उसको क्रेडिट या डेबिट कार्ड, अच्छा ये तो क्रेडिट कार्ड के लिए था, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि कार्ड इशूअर जब एलिजिबल कस्टमर को कार्ड इशू करेगा तो उस समय वो उसको ऑप्शन देगा मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर होगा, यानी कि ये सर्कुलर के आने से पहले जो भी एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर होगा,
उसको अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि कार्ड इशूअर कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जिस एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप वो किसी दूसरे कार्ड नेटवर्क से सर्विस अवेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड इशूअर जिसने कि अभी तक 10 लाख या फिर क्रेडिट कार्ड इशूअर जिसके द्वारा जो भी क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है एक्टिव क्रेडिट कार्ड, उसका संख्या 10 लाख या फिर 10 लाख से कम है, तो उसके लिए ये अनिवार्य नहीं है कि वो कस्टमर को ऑप्शन दे मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में इंस्ट्रक्शंस बताया गया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शंस गलत है, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा था कि जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है उसको अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, विच इज रॉन्ग। ये वाला जो ऑप्शन में इंस्ट्रक्शन है ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। जो आरबीआई का गाइडलाइंस था अरेंजमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो उसके हिसाब से ना जो एलिजिबल कस्टमर होगा जब उसको कार्ड इशू किया जाएगा तो उस समय उसको तो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन दिया ही जाएगा। जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है ना वो जब अपने कार्ड को रिन्यू करेगा तो उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चूज कर सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई कार्ड होल्डर है उसने कार्ड इशूअर को रिक्वेस्ट किया है क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो उसके रिक्वेस्ट के अगर विद इन 7 वर्किंग डेज उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज नहीं होता है तो इस केस में कार्ड इशूअर के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस है, इस केस में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और यहाँ पे मैं बस आपको राइट आंसर बताने वाली हूँ। आप चाहे तो पॉज करके जो ऑप्शन है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और खुद अपना आंसर आप सोच सकते हैं पहले, फिर आप मैच कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ पेनल्टी ऑफ ₹500 पर कैलेंडर डे ऑफ डिले पेबल टू द कार्ड होल्डर। तो अगर कोई कार्ड होल्डर है उसने कार्ड इशूअर को रिक्वेस्ट किया है कि उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट वो क्लोज कर दे, और जो कार्ड इशूअर है ना, जो भी बैंक है नॉन बैंक है जिसके द्वारा कार्ड इशू किया गया था, वो ना विद इन 7 वर्किंग डेज उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाता है, तो इस केस में ना जो कार्ड इशूअर है उसको कार्ड होल्डर को पर कैलेंडर डे के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या बोला, पर कैलेंडर डे, तो पर कैलेंडर डे के लिए जितना भी दिन डिले होता है 500 रुपया करके पेनल्टी के तौर पे करना होगा जब तक कि उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज नहीं होता है, प्रोवाइडेड कि उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 10 तारीख को उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड अकाउंट 13 तारीख को क्लोज होता है, तो यहाँ पे 3 दिन का डिले हो रहा है, तो यहाँ पे इस 3 दिन में संडे है, सैटरडे है, डजेंट मैटर, तीनों दिनों का कितना होगा, 1500 रुपया होगा। तो यहाँ पे जो कार्ड इशूअर है उसको 1500 रुपीज पेनल्टी के तौर पे कार्ड होल्डर को देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अ पेनल्टी ऑफ ₹500 पर कैलेंडर डे ऑफ डिले पेबल टू द कार्ड होल्डर। ठीक है, अगर वो विद इन 7 वर्किंग डेज कार्ड होल्डर का जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसको क्लोज नहीं कर पाता है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के बाद जो कार्ड इशूअर है वो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एज अ पास्ट ड्यू अकाउंट रिपोर्ट कर सकता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट के ऊपर जो पेनल्टी वगैरह होता है, लेट फीस होता है, वो इम्पोज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए 2 डेज, ऑप्शन बी 3 डेज, ऑप्शन सी 1 डे, ऑप्शन डी 5 डेज। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 डेज। अगर मान लीजिए ना कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर है
और उसका जो पेमेंट ड्यू डेट है वो 1 तारीख को है। अब 1 तारीख को उसने 1 तारीख तक उसने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, तो 2 तारीख को तो उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो पास्ट ड्यू हो गया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कार्ड इश्यूअर है वो तुरंत 2 तारीख को ही उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एज़ अ पास्ट ड्यू के तौर पे रिपोर्ट कर दे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास। यहाँ पे अगर उसका जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो 3 दिन से ज़्यादा तक पास्ट ड्यू रहता है, इसी केस में वो क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एज़ अ पास्ट ड्यू अकाउंट के तौर पे रिपोर्ट कर सकता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को, या उस अकाउंट के ऊपर किसी प्रकार का पीनल चार्जेस इम्पोज़ कर सकता है। तो इस केस में जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, उस केस में 4 तारीख के बाद ही जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है वो अकाउंट को क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एज अ पास्ट ड्यू अकाउंट के तौर पे रिपोर्ट कर सकता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को, या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्जेस इम्पोज कर सकता है, लेट पेमेंट चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कार्ड होल्डर्स कितने बार उसके क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी एटलीस्ट वंस, ऑप्शन डी मल्टीपल टाइम्स। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एटलीस्ट वंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिलिंग साइकिल क्या होता है। देखिए, बिलिंग साइकिल एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कार्ड का बिलिंग साइकिल है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। तो इस दौरान आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो भी ट्रांजेक्शन्स किया है, पैसा विथड्रॉ किया है, कहीं पे कुछ खरीदा है, ईएमआई चल रहा है, तो वो सब आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा उसमें दिखेगा। ठीक है, तो बिलिंग साइकिल बेसिकली एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। अब देखिए, जो कार्ड इशूअर होता है ना, वो कोई स्टैंडर्ड बिलिंग साइकिल को फॉलो नहीं करता है। यानी कि कार्ड इशूअर के द्वारा जो भी क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है उसका जो बिलिंग साइकिल होता है ना वो अलग अलग होता है। किसी का 1 तारीख से 30 तारीख तक होता है, किसी का प्रीवियस मंथ के 5 तारीख से लेकर के करंट मंथ के 4 तारीख तक होता है। तो इस तरीके से ना अलग अलग बिलिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको कम से कम एक बार ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने बिलिंग साइकिल को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकता है। अगर उसका बिलिंग साइकिल 1 तारीख से 30 तारीख तक है तो उसको वो बदल सकता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट वंस, मतलब कि कम से कम कार्ड इशूअर को, कार्ड होल्डर को एक बार तो ये ऑप्शन देना ही होगा। एक बार से ज्यादा भी ये ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, इसका संभावना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे यही पूछा जा रहा था कि कार्ड होल्डर को कितने बार ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कम से कम एक बार तो उसको ये ऑप्शन देना ही होगा, एक बार से ज्यादा भी उसको ये ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर अगर किसी कंप्लेनेंट को, उसने कंप्लेंट लॉन्च किया है कार्ड इशूअर के पास और उसको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उसके पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर अगर किसी कार्ड इशूअर को अगर किसी कार्ड होल्डर को जो कि कंप्लेनेंट है, कार्ड इशूअर के तरफ से सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 45 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 30 डेज। अगर कोई कंप्लेनेंट है, उसको अपने कार्ड को लेकर के किसी भी प्रकार का शिकायत है, उसके बिल को लेकर के या फिर कुछ भी, तो उसने कार्ड इशूअर के पास कंप्लेंट लॉन्च किया। कंप्लेंट लॉन्च होने के मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर अगर उसको कार्ड इशूअर के तरफ से सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है रिस्पांस से, तो इस केस में ना उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है, वहां पे जाकर के वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट लाया गया है, जो मास्टर डायरेक्शन है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस के ऊपर, तो अभी जो उसमें अमेंडमेंट लाया गया है, तो रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है, नो कार्ड इशूअर सेल डिस्पैच अ कार्ड टू अ कस्टमर अनसॉलिसिटेड। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी कार्ड इशूअर बिना कस्टमर के मर्जी के, बिना कस्टमर के रिक्वेस्ट के उसको कार्ड नहीं भेज सकता है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि अगर एग्जिस्टिंग कार्ड को रिन्यू किया जा रहा है तो रिन्यूड कार्ड भेजने से पहले जो कार्ड होल्डर है उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो रिन्यूड कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जो बैंक है और एनबीएफसीज है, अगर वो किसी कार्ड इशुअर का को ब्रांडिंग पार्टनर बनना चाहता है तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल का जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो भी ऊपर में ऑप्शंस है ये सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अभी जो हाल ही में अमेंडमेंट लाया गया था, जो मास्टर डायरेक्शन है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022, तो रिसेंट अमेंडमेंट में जो भी प्रोविजंस है वो ना ऑप्शंस में जितने सारे भी हमने देखा, ये सारा ऑप्शन सही है। कोई भी कार्ड इशूअर बिना कस्टमर के मर्जी के उसको कार्ड इशू नहीं कर सकता है। रिन्यूड कार्ड के केस में भी कस्टमर को विकल्प दिया जाएगा कि वो चाहे तो इसको रिफ्यूज कर सकता है रिन्यूड कार्ड के। और अगर कोई बैंक है, एनबीएफसी है, जो कि कार्ड इशूअर का को ब्रांडिंग पार्टनर बनना चाहता है, तो इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितना सारा भी ऑप्शन था वो सब सही था, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस डेट को फिक्स किया है मार्च 2024 के रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस के क्लोजर के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने किस डेट को फिक्स किया है मार्च 2024 के रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस के क्लोजर के लिए। ऑप्शन ए अप्रैल 10, 2024, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 2024, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 2024, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल 2024। ठीक है, तो मार्च 2024 का जो रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस है, ऐसा ट्रांजैक्शंस जो कि मार्च 2024 में पूरा नहीं हो पाया, मार्च 2024 में होना था लेकिन मार्च 2024 में पूरा नहीं हो पाया, जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस है उसके क्लोजर के लिए भारत सरकार ने 10 अप्रैल 2024 को फिक्स किया है। तो जो भी एजेंसी बैंक्स है जिसके द्वारा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस कराया जाता है, तो एजेंसी बैंक्स 10 अप्रैल 2024 तक मार्च 2024 का जो रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस है उसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मार्च 2024 के रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस के क्लोजर के लिए सरकार ने 10 अप्रैल 2024 फिक्स किया है। ऑप्शन ए जो था हमारा वो सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने जो भी बैंक है जिसका ब्रांच गवर्नमेंट रिसीव्ड और पेमेंट में डील करता है, उसको क्यों बोला है कि 31 मार्च 2024 को ओपन रहे ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि 31 मार्च 2024 को तो संडे है, तो भारत सरकार ने यहाँ पे क्यों बोला है बैंकों को कि वैसे ब्रांचेस को ओपन रखे जो कि गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट में डील करता है। ठीक है, ऑप्शन ए, टू इनकरेज पब्लिक ट्रांजेक्शन्स ऑन अ वीकेंड, वीकेंड में भी लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करें, इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। टू एकोमोडेट गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होना है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाए और उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस उद्देश्य से यहाँ पे सरकार ने ये फैसला लिया है। टू कंप्लाई विथ, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है टू कंप्लाई विथ बैंकिंग रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशंस का पालन करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है टू प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन अ हॉलीडे। तो हॉलीडे पे कस्टमर्स को एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये ऑप्शन लिया गया है कि 31 मार्च 2024 को बैंक का जो भी ब्रांच गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट में डील करता है वो ओपन रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू एकोमोडेट गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24। तो यहाँ पे भारत सरकार ने सभी बैंकों से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने वैसे ब्रांचेस को जो कि गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट में डील करता है, यानी कि वो सरकार के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करता है, रेवेन्यूज कलेक्ट करता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, पेंशनर्स को पेंशन देता है, वो ब्रांचेस को ओपन रखें 31 मार्च 2024 को ट्रांजेक्शन्स के लिए, जिस दिन संडे पड़ रहा है, ताकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाए, ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ऑप्शन बी जो है, टू एकोमोडेट गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी आरबीआई के रिसेंट डायरेक्टिव के हिसाब से जो गवर्नमेंट अकाउंट्स के एनुअल क्लोजिंग को लेकर के आरबीआई का डायरेक्टिव आया था करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को लेकर के, तो इसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि जो भी एजेंसी बैंक्स हैं उसको बोला गया था कि वो अपने डेजिग्नेटेड ब्रांचेस को ओपन रखे 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को नॉर्मल वर्किंग आवर तक, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि एजेंसी बैंकों को बोला गया था कि 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को वो स्पेशल क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करें गवर्नमेंट चेक्स को क्लियर और सेटल करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स का जो रिपोर्टिंग होता है आरबीआई को, और जो जीएसटी को लेकर के फाइल अपलोड किया जाता है, टिन 2.0, आइस गेट, ई रिसेट लगेज फाइल्स, तो इन सबको अपलोड करने का जो रिपोर्टिंग विंडो है 31 मार्च 2024 का जो रिपोर्टिंग विंडो है उसको 1 अप्रैल 2024 के दोपहर 12 बजे तक ओपन रखने के लिए बोला गया था। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत सरकार ने अभी जो गवर्नमेंट अकाउंट्स का एनुअल क्लोजिंग होता है तो उसको लेकर के उसको लेकर के डायरेक्टिव जारी किया था, उसमें कुछ कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में बोला गया था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी पॉइंट्स हमने देखा, जो भी स्पेशल अरेंजमेंट्स के बारे में हमने देखा, ऑप्शंस में बताया गया था, तो वो सारा सही है, ठीक है। जितना भी एजेंसी बैंक्स है उसको बोला गया था कि वो अपने डेजिग्नेटेड ब्रांचेस को ओपन रखे 30 मार्च जिस दिन सैटरडे है और 31 मार्च 2024 को नॉर्मल वर्किंग आवर तक। 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को एजेंसी बैंकों को बोला गया था कि वो स्पेशल क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करे जिसमें कि गवर्नमेंट टैक्स को क्लियर किया जाएगा। और जो 31 मार्च 2024 का रिपोर्टिंग विंडो था उसके टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया था। 31 मार्च 2024 का जो रिपोर्टिंग विंडो था उसको 1 अप्रैल 2024 के 12 बजे तक ओपन रखा गया था, ठीक है। तो ये जो भी स्पेशल अरेंजमेंट है वो सब किया गया था यहाँ पे जो गवर्नमेंट अकाउंट का एनुअल क्लोजिंग है उसको लेकर के। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के अंदर लीड बैंक स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1968। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1969। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के अंदर 1969 में लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम के तहत जितना सारा भी जिला है, हर जिला के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के, बेसिकली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और AIF इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन ऑप्शन ए ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस, ऑप्शन बी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस,
ऑप्शन सी एमर्जिंग मार्केट्स एंड स्टार्टअप्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या एआईएफ जो कि एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, वो इनमें से किस में निवेश करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये लिमिटेड लोगों से फंड कलेक्ट करता है, जिसमें कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आता है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, उन सब से ये फंड कलेक्ट करता है और फिर इसको ये ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस है, जैसे कि बॉन्ड हो गया, इक्विटी हो गया, इन सब में ये निवेश नहीं करता है। ये ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट कंपनी में ये निवेश करता है, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप में ये निवेश करता है, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, डेरिवेटिव्स, तो इन सब में ये निवेश करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई का रिसेंट डायरेक्टिव आया है इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर, तो आरबीआई के रिसेंट डायरेक्टिव के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी एआईएफ के ऐसे स्कीम में निवेश नहीं करेगा जिसने कि रेगुलेटेड एंटिटी के डेटेड कंपनी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली निवेश किया हुआ है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि अगर रेगुलेटेड एंटिटी प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट नहीं कर पाता है, तो इस केस में फिर इसको 100% प्रोविजन का तैयार करना होगा, जितना इसने निवेश किया उतना पैसा इसको अलग से रखना होगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है, ये वाला स्लाइड समझ में आ गया, जो दोनों ऑप्शन है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्लाइड को देखते हैं। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटी अगर किसी एआईएफ स्कीम के सबऑर्डिनेटेड यूनिट में निवेश करता है जो कि प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो करता है, तो इस केस में जितना उसने निवेश किया है उतना उसको कैपिटल फंड से डिडक्ट करना होगा, उतना पूरा का पूरा पैसा उसको कैपिटल फंड से डिडक्ट करना होगा। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो सेंटेंस है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि इन केस रेगुलेटेड एंटिटी आर नॉट एबल टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अंडर द डायरेक्टिव दे शैल मेक 100% प्रोविजन ऑन सच इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटी अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट नहीं कर पाता है, तो इस केस में उसको जितना पैसा उसने निवेश किया है उतना पैसा उसको अलग से रखना होगा कैपिटल के तौर पर इसको कवर करने के लिए। तो देखिए दिसंबर 2023 में आरबीआई के द्वारा जो सर्कुलर इशू किया गया था ना इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर के, तो उसमें यही प्रोविजन था। लेकिन अभी हाल में जो आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया है, जो गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू किया है, उसमें इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने एआईएफ स्कीम के अंदर निवेश किया है और उस एआईएफ स्कीम ने रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में निवेश किया हुआ है, यानी कि उस एआईएफ स्कीम ने किसी ऐसे कंपनी को लोन दिया हुआ है, किसी ऐसे कंपनी में निवेश किया हुआ है जिस कंपनी को उस रेगुलेटेड एंटिटी ने पहले ही लोन दिया हुआ है, तो इस केस में रेगुलेटेड एंटिटी को अपना पैसा एआईएफ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक टाइम लिमिट है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर वो अपना पैसा बाहर नहीं निकाल पाता है, तो जितना पैसा उसने निवेश किया है उतना पैसा उसको अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा। पहले ऐसा था, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने क्या क्लेरिफाई किया है कि पूरा पैसा उसको अलग से कैपिटल के तौर पे नहीं रखना होगा। एआईएफ स्कीम ने जितना पैसा रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में निवेश किया है, सिर्फ उतना पैसा ही रेगुलेटेड एंटिटी को अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने किसी एआईएफ स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए निवेश किया है और उस एआईएफ ने रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में, डेटर कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी से है जिसको कि रेगुलेटेड एंटिटी ने पहले लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने एआईएफ स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है और उस एआईएफ ने
रेगुलेटेड एंटिटी के डेटर कंपनी में 50,000 रुपए निवेश किया हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को सिर्फ 50,000 रुपए ही अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा रिस्क को कवर करने के लिए, ना कि पूरा पैसा उसको अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा रिस्क को कवर करने के लिए, इन केस अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट, उसका जो होल्डिंग है उसको वो सेल नहीं कर पाता है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी में जो सेंटेंस है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे गलत है। ठीक है? तो ये आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितना सारा भी क्वेश्चन हमने किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।